हेलो साथियों, ए टू जेड क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज हम लोग बुद्धि के जो सिद्धांत हैं, जो बुद्धि के बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों को हम जानेंगे कि बुद्धि के सिद्धांत में किस तरह के लोगों ने किस तरह का सिद्धांत दिया। और इसमें से एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न आते हैं जिससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा सहायता मिलेगी और एग्जाम में जो भी प्रश्न आएंगे उनको हल कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। बहुत सारे लोग आते हैं, चैनल को देखते हैं, चले जाते हैं। पूरी क्लास को देखिए ना। बस ये हमारे लिए नहीं है, ये आपके लिए नहीं है, ये सर्व समाज के लिए है। जो भी शिक्षक बनना चाहता है उनके लिए है। आप न देखते हो कोई दिक्कत नहीं, अगले वाले को फॉरवर्ड कर दीजिए, वो शायद देखना पसंद करे। ठीक, तो ये नहीं कि आपको पसंद नहीं है तो अगले वाले को पसंद नहीं है। क्योंकि गाल्टन महोदय ने व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत इसीलिए दिया क्योंकि जो चीज़ें हमको शायद ना पसंद होती हो वो शायद अगले वाले को पसंद हो। तो इसीलिए आपको वीडियो पसंद नहीं भी आए तो उस वीडियो का लिंक आप तक पहुँचे तो वो वीडियो को किसी पढ़ने वाले तक फॉरवर्ड कर दीजिए कि जिससे वो देख के अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सके। अब बात करते हैं बुद्धि का सिद्धांत। बुद्धि के बहुत सारे सिद्धांत आए हैं। ठीक, बुद्धि के बहुत सारे सिद्धांत आए हैं। उन सिद्धांतों को शुरू करने से पहले मैं कुछ शब्दावलियों के बारे में बताना चाहता हूं जो अक्सर एग्जाम में कंफ्यूजन क्रिएट करता है। उन शब्दावलियों को मैं बताना चाहता हूं जो एग्जाम में आपको कंफ्यूज कर देता है कि भाई क्या हो सकता है, क्या नहीं होता है। ठीक, तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूं उन शब्दावलियों को। मानसिक आय, मानसिक मापन, मानसिक मापन हो गया। और एक और होता है मानसिक परीक्षण। मानसिक परीक्षण। एक होता है बुद्धि मापन। ये जो शब्दावली आपको दिख रही है ये एग्जाम में आपको बहुत बार कंफ्यूज करती है कि क्या सही होगा वो उत्तर, क्या गलत उत्तर होगा। हर बार आप कहीं ना कहीं अगर एग्जाम दिए हैं तो इन शब्दावलियों से परिचित होंगे कि कौन सा शब्द किसने दिया है, मानसिक आयु किसने दिया है, मानसिक मापन किसने दिया है, मानसिक परीक्षण किसने दिया है। तो सर ये सारी चीज़ों से आप अनभिज्ञ होंगे और कुछ लोग इसको जानते भी होंगे। तो आप हमको इसका उत्तर बता सकते हैं कमेंट के माध्यम से। जो भी इसका उत्तर आपको समझ में आ रहा है वो उत्तर हमको बता दीजिए। ठीक, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये शब्दावली फिर आपके एग्जाम में आए, आपके केबीएस में आए, आपके सीटेट में आने वाला है उसमें आ जाए, आपके यूपी टेट जो आएगा, आपका सुपर टेट जो आएगा, अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं जितनी भी हैं साइकोलॉजी से रिलेटेड उसमें आए। तो इन शब्दों से आप हमेशा परिचित रहें और उन शब्दों को जान सकें। ठीक, तो मानसिक आयु जो दिया है वो किसने दिया है, 3 सेकंड दे रहा हूँ। मानसिक आयु जो शब्द है वो किसने दिया है, तो बीने महोदय ने। बीने का नाम सुने? बीने महोदय ने, क्योंकि पिछले टर्म पर जो मैंने पढ़ाया था बुद्धि के बारे में उसमें मैंने बीने के बारे में, मानसिक आयु के बारे में बताया था। जिनको ये चीज़ें पता होंगी उनको अच्छे तरीके से पिछले वीडियो में जितने भी लोगों ने देखा होगा मानसिक आयु शब्द से वो सारे लोग सब परिचित हैं और उन्होंने वो बता सकते हैं कमेंट के माध्यम से कि बीने नहीं दिया। अब अगला प्रश्न आता है मानसिक मापन। मानसिक मापन को किसने दिया, किस मनोवैज्ञानिक ने दिया, मानसिक मापन को किसने दिया। ये एग्जाम में प्रश्न यही पूछ लिया। मानसिक आयु किसी ने कहा तो मानसिक मापन भी तो है, किसने दिया, इंपॉर्टेंट है, किसने दिया। तो भाई गाल्टन महोदय ने। गाल्टन
गाल्टन महोदय के बारे में इन्होंने ही वैयक्तिक विभिन्नता का जो सिद्धांत है, वैयक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत यही गाल्टन महोदय ने दिया। और सर्वप्रथम अगर मानसिक मापन की बात करते हैं तो गाल्टन महोदय ने ही बताया कि मानसिक मापन होता है। अब अगले प्रश्न पे आते हैं कि मानसिक परीक्षण, मानसिक परीक्षण को किसने दिया? मानसिक परीक्षण का सर्वप्रथम मानसिक परीक्षण किसने किया, चाहे किसने शब्दावली दी, कौन प्रतिपादक है, चाहे कौन जनक है, जिस तरह से भी प्रश्न पूछे आपका उत्तर बस एक ही होगा। वो उत्तर क्या होगा भाई मानसिक परीक्षण का? बताइए। आर.बी. कैटेल, आर.बी. कैटेल, आर.बी. कैटेल। ठीक, ये सील गुण सिद्धांत वाले ही कैटल हैं जिन्होंने सील गुण सिद्धांतों के बारे में बताया था कि भाई इतने सील गुण सिद्धांत होते हैं। सील गुण सिद्धांतों की अभी तक संख्या डिसाइड नहीं है, लेकिन अलग अलग मनोवैज्ञानिकों के द्वारा उसकी संख्या अलग अलग नंबरों से बताई जाती है। कि इन्होंने कहा कि 14 प्रकार की होती है, उन्होंने कहा 36 प्रकार की होती है, उन्होंने कहा 42। अभी तक अपने अपने विचारों के माध्यम से बस बताया गया, लेकिन अभी तक कहीं अथेंटिक नहीं है कि कितने प्रकार के सील गुण होते हैं। सील गुण का मतलब हंसना, रोना, चिल्लाना, संवेग जो होते हैं वही सील गुण आपके होते हैं। तो मानसिक परीक्षण जो शब्दावली है इनका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? आर.बी. कैटेल। इसीलिए मानसिक परीक्षण का जन्मदाता आर.बी. कैटेल को माना जाता। अब बुद्धि मापन, अब पढ़ क्या रहे हैं? बुद्धि का सिद्धांत आज पढ़ रहे हैं। टॉपिक ऑन स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। अब उस पर शुरुआत करते हैं कि बुद्धि का जो मापन है वो सर्वप्रथम किसने किया, चाहे किसने सिद्धांत दिया था बुद्धि के मापन का? जल्दी बताइए। अगर एग्जाम में यही आ जाए कि बुद्धि मापन का सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया था तो आप अलग तरीके से कहेंगे, लेकिन बुद्धि मापन शब्दावली, बुद्धि मापन का एक तरह से प्रयोग किसने किया था तो आप कहेंगे आर.बी. कैटेल महोदय ही। आर.बी. कैटेल जिन्होंने मानसिक परीक्षण दिया था उन्होंने ही बताया कि बुद्धि मापन एक कार्य होता है, उसके माध्यम से बुद्धि का मापन किया जा सकता है। और बिने महोदय के जो शिष्य हैं स्टर्न महोदय, आप नाम सुने होंगे स्टर्न। ठीक, जब बिने महोदय थे तो उन्होंने कौन सा बुद्धि का सिद्धांत बनाया था? क्या बनाया था? मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। इन्होंने इस तरह से बुद्धि को मापने के लिए, मानसिक आयु मापने के लिए इन्होंने इस तरह का एक फार्मूला बनाया था, एक सूत्र बनाया था जो एथेंटिक रूप से जितने लोगों का ये मापन कर रहे थे एथेंटिक रूप से ये सिद्धांत काम नहीं कर रहा था, ये सूत्र काम नहीं कर रहा था। मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। इन्हीं के एक शिष्य थे, बिने के शिष्य थे स्टर्न, इन्हीं के शिष्य। ठीक, बिने के ही शिष्य का नाम था स्टर्न। इसने क्या किया कि इनके जो सूत्र हैं मानसिक आयु का जो सूत्र है इसमें इसने थोड़ी सी तब्दीली कर दी। तब्दीली क्या की? तब्दीली में ये देखिए, इसने किया स्टर्न ने मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, वास्तविक आयु गुणे 100। अब एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जाता है कि मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु किसने दिया तो आप कहेंगे बिने महोदय ने, और कहेगा कि मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100 किसने दिया तो आप कहेंगे स्टर्न महोदय। कहीं पूछ ले कि स्टर्न किसके साथ मिलकर ये सिद्धांत को बनाए थे तो आप कहेंगे कि स्टर्न जो थे बिने महोदय के शिष्य थे। उनके शिष्य होने के नाते उन्होंने अपने गुरु जी के जो सिद्धांत सन 1911 में संशोधन हुआ था, सन 1911 में जो संशोधन हुआ था उसी में ये संशोधन में
ये मानसिक आय बटे वास्तविक आय गुणे 100 उन्होंने किया था। पिछले टर्न पे मैंने ये बताया था आपको, अगर जिसने भी मेरी पिछले क्लास देखी होगी बुद्धि की, उनको ये चीज़ें बड़ी आसान लग रही होंगी, क्योंकि भाई कड़ियों के द्वारा स्टेप बाय स्टेप पढ़ते चलते हैं तो आपको चीज़ें आसान लगती हैं। कोई उड़ के आ गया होगा तो उसको ये चीज़ें अभी भी समझने में नई बिल्कुल लग रही होंगी, लेकिन कोई कल की क्लास बुद्धि वाला देखा होगा तो उसके लिए ये चीज़ें और आसान होती चली जा रही हैं। ठीक, अब बात करते हैं बुद्धि के जो सिद्धांत, जो आज का हमारा टॉपिक है, बुद्धि का सिद्धांत। बुद्धि के बहुत सारे सिद्धांत आए हैं, हम एक एक सिद्धांत को जो शुरुआत से एक क्रम के आधार पर बने हैं, एक क्रम के जो कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, अलग अलग मनोवैज्ञानिकों के द्वारा अलग अलग सिद्धांत दिए गए हैं, जिसको कह सकते हैं पहला जो सिद्धांत है, एक कारक निरंकुशवादी, और क्या कह सकते हैं, एक कारक कह सकते हैं, निरंकुशवादी कह सकते हैं, एक सत्तात्मक कह सकते हैं, एक सत्तात्मक का सिद्धांत। इसी सिद्धांत को और भी कहते हैं कारक विश्लेषण का सिद्धांत। और देखिए सिद्धांत तो एक ही है, ठीक, एक कारक कहिए, निरंकुशवादी कहिए, एक सत्तात्मक का सिद्धांत कहिए, कारक विश्लेषक का सिद्धांत कहिए, ये सिद्धांत को सबसे पहले दिया किसने? ये सारे सिद्धांत जो दिख रहे हैं, नाम एक ही है, एक व्यक्ति है, व्यक्ति एक है, उसी के अनेक नाम हैं। जैसे एक व्यक्ति घर में कोई होता है तो उसी का नाम कोई प्यार से रोहन बुला लेता है, कोई सोहन बुला लेता है, कोई मोहन बुला लेता है, कोई कुछ भी बुला लेता है, मतलब प्यार से जो नाम लेके बुला दिया गया। तो इसी एक सिद्धांत जो है, एक कारक सिद्धांत है, उसके कई नाम है। देखिए निरंकुशवादी सिद्धांत है, एक सत्तात्मक सिद्धांत है, कारक विश्लेषक, यानी एग्जाम में अगर कोई भी इसके अलावा पूछ दे तो आप जान लीजिए कि बस इसी की बात कर रहा है, किसी अन्य की बात नहीं। अगर एक कारक नहीं दिया तब तो आप कंफ्यूज हो गए कि भाई एक कारक सिद्धांत नहीं है तो इसका अन्य नाम क्या है, तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि भैया इसका तो बस मैं एक ही कारक जानता था। तो ऊपर जान लीजिए कि बुद्धि के ये जो सिद्धांत हैं, इनके ये भी नाम है। और सबसे पहले इस सिद्धांत की बात करें तो सन 1905 ईस्वी में, सन 1905 ईस्वी में बीने महोदय ने दिया था। किसने? बीने महोदय ने। किसके साथ? अपने शिष्यों के साथ। इनके शिष्य कौन थे? स्टर्न व टर्मैन इनके शिष्य थे। सन 1905 ईस्वी में इन्होंने अपना सिद्धांत दिया, बीने महोदय ने। किसके साथ मिलके? इनके जो शिष्य थे स्टर्न व टर्मैन के साथ मिलके एक कारक सिद्धांत दिया। और इन सिद्धांतों के अलग अलग नाम हैं और इन सिद्धांतों के नामों से जाना जाए। अब कहा जाता है कि ये सिद्धांत को सबसे प्राचीन सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, यानी ये सिद्धांत सबसे बुद्धि का प्राचीन सिद्धांत यानी कहा जाए कि बुद्धि का सबसे प्राचीन का सिद्धांत क्या है, तो आप एक क्षण में, एक सेकंड में यही कहिएगा कि बुद्धि का सबसे प्राचीन सिद्धांत एक कारक या निरंकुशवादी, चाहे ऊपर जितने भी सिद्धांत लिखे हुए अलग अलग नामों से, उनको कोई एक बता सकते हैं, जो भी ऑप्शन में रहे। तो पूछे प्रश्न यही कि बुद्धि के सबसे प्राचीन सिद्धांत था कौन सा, तो आप कहेंगे कि एक कारक सिद्धांत। अब बात करते हैं इसके, यह सिद्धांत कितने वर्षों तक अपने सिद्धांत पर राज किया भाई, कितने सालों तक। प्रश्न एक बार एग्जाम में यही पूछा मध्य प्रदेश के टेट में कि कितने सालों तक एक कारक सिद्धांत ने अपनी सत्ता साख जमाई रखी।
कब तक इसका बहुत बोलबाला था, क्योंकि बुद्धि का ये सबसे पहले सिद्धांत आया था। तो ये कहा जाए 35 वर्षों तक, 35 वर्षों तक इस सिद्धांत की धाक बनी रही। 35 सालों तक ये राज किया ये सिद्धांत, ठीक। 35 सालों तक, ध्यान रखिएगा, कितने सालों तक? 35 सालों तक। अब इस सिद्धांत की हम बात कर लेते हैं एक थोड़े से तरीके से। इसमें कहा जाता है कि ये बुद्धि जो है एक कारक से मिलकर बुनी हुई है, यानी ये समझ लीजिए पूरा आपका होल पार्ट है, शरीर का पूरा होल पार्ट है, ठीक, पूरा का पूरा आपका शरीर है। इसमें जो जितनी भी बुद्धियां काम कर रही हैं वो सिर्फ एक कारक, यानी लिख दिया जाए एक कारक, यानी जो आपके पूरे शरीर को मूवमेंट दे रहे। मैं कह रहा हूं हाथ उठाओ, मैं कह रहा हूं हाथ डाउन करो, मैं कह रहा हूं सर ऊपर करो, सर नीचे करो, ये जो भी इंस्ट्रक्शन मिल रहा है, जो भी निर्देश मिल रहे हैं, एक कारक सिद्धांत, यानी यह अपने एक इकाई के रूप में, यानी क्या है ये इकाई के रूप में, ये ऊर्जा के रूप में भी कही जाती है। एक ऊर्जा के द्वारा भी, एक शक्ति के द्वारा भी ये नियंत्रित होती है। क्या होती है? एक इकाई के द्वारा, एक ऊर्जा के द्वारा, एक शक्ति के द्वारा नियंत्रित होती है, नियंत्रित होती है। क्यों भाई? क्योंकि ये पूरी तरह ब्लैक दिख रहा है। सिर्फ एक कारक ही है जो आपको कहता है कि ये काम करो। जैसे एक कारक मैंने कहा हाथ उठाओ, हाथ स्टैंड हो गया, मैंने कहा हाथ नीचे करो, तो ये मेरा एक कारक है। एक साथ मैं चार काम नहीं कर सकता हूं कि ऐसे करो, लेकिन मैं एक साथ दोनों हाथ को नहीं उठा सकता हूं, एक हाथ ऊपर एक हाथ नीचे, मेरे दोनों हाथ मूव कर रहे हैं कि नहीं। लेकिन विनय महोदय ने यही गलती कर दी, वो ये चीजें पकड़ नहीं पाए। वो कहे कि बस एक ही समय में एक ही कार्य किए जा सकते हैं और कोई एक ही कार्य मूव कर सकता है। वो थोड़ा और अधिक नहीं सोच पाए कि एक साथ कई कार्य आपके शारीरिक मूवमेंट कर सकता है। मैं कहूँ कि एक हाथ से दोनों हाथ ऊपर जाए या दोनों पैर उठ जाए, हवा से उछल लें, हो सकता है कि नहीं हो सकता है? मतलब एक साथ बहुत सारे कार्य हो जाएं। और यही कारण रहा इस सिद्धांत के फेल होने का, यही कारण रहा इस सिद्धांत के फेल होने का। एक बड़ा प्रसिद्ध कोटेशन है जॉनसन का। जॉनसन एक मनोवैज्ञानिक है, जॉनसन बेबी जॉनसन सोप आता है ना, वही समझ लीजिए। जॉनसन एक मनोवैज्ञानिक है, वो कहते हैं कि न्यूटन में एक कारक इतना बहुत तेज था, ये न्यूटन जो है वैज्ञानिक, ये न्यूटन जो वैज्ञानिक हैं, अगर इनमें एक कारक इतना प्रबल था, इतना तेज था कि अगर वो चाहते, उस समय न्यूटन ये चाहते कि हम वैज्ञानिक न बन के एक बहुत अच्छा साहित्यकार बने, तो वो बहुत अच्छे साहित्यकार उस समय बन सकते थे, बहुत अच्छे साहित्यकार बन सकते थे। यही कह रहे थे कि अगर इनकी बुद्धि उस समय, जिस समय न्यूटन थे, अगर वो चाहते वैज्ञानिक न बनना, अगर वो चाहते कि मैं बहुत अच्छा साहित्यकार बनूं, तो उनकी बुद्धि उस समय इतनी प्रबल थी, इतनी तेज थी कि वो बहुत अच्छे, जिस भी फील्ड में, साहित्यकार नहीं, मैं कहूँगा कि जिस भी फील्ड में वो जाना चाहते, जिस क्षेत्र में अपना स्कोप दिखाना चाहते हैं, वो उस क्षेत्र में वो कार्य करता। किस कारण? एक कारक बुद्धि के कारण, क्योंकि उनकी बुद्धि उस समय बहुत तेज थी किसी एक फील्ड में। तो वो जिस भी फील्ड को चुनते, जिस भी फील्ड को, उसमें उतना वो बेहतर कर सकते थे। उन्होंने अपने फील्ड को क्या चुना? वैज्ञानिक, तो वो उस फील्ड में वैज्ञानिक बन जाए। ये किसके कथन है? तो जॉनसन का कथन है, ये एग्जाम में पूछा गया है। तो ये सारी चीजें आपको क्लियर हुई कि बुद्धि के जो कार्य होते हैं सिर्फ एक इकाई को मानता है, सिर्फ एक फैक्टर को मानता है, सिर्फ एक सिद्धांत को मानता है कि कोई भी कार्य होता है किसी एक के कारण ही वो कार्य होता है। उसने ये कहीं नहीं कहा कि कई कारण मिलके ये बुद्धि का निर्माण करते हैं। सिर्फ ये कहता है कि मैं चल रहा हूँ तो मुझे किसी न किसी एक शक्ति द्वारा, मुझे एक ऊर्जा द्वारा, मुझे एक इकाई द्वारा मुझे नियंत्रित किया जा रहा है। तो क्या ऐसी बात है? मुझे तो बहुत सारे लोग नियंत्रित कर रहे हैं, ठीक, वो मेरे
मेरा माइंड नियंत्रित कर रहा है, मैं किसी की बात सुन रहा हूँ, मैं कि इनकी बात भी सुन रहा हूँ, सबकी बात सुन के एक समायोजन बैठा रहा हूँ, ये क्या मेरे पे ये चीज़ें लागू हो रही हैं? एक कारक सिद्धांत बिल्कुल नहीं लागू हो रही हैं। ठीक, अब बात करते हैं हम इसके दूसरे सिद्धांत की। ठीक, इसके दूसरे सिद्धांत की। दूसरा सिद्धांत क्या है? दूसरा द्विकारक। द्विकारक सिद्धांत। इसको दिया किसने? एग्जाम में अक्सर पूछ लेता है, इस सिद्धांत को दिया किसने? द्विकारक सिद्धांत को दिया किसने? तो आप कहेंगे स्पीयरमैन। स्पीयरमैन ने दिया। स्पीयरमैन कहाँ के रहने वाले थे? तो भाई ब्रिटेन के, अंग्रेज मनोवैज्ञानिक थे। ये ब्रिटेन के रहने वाले थे। इन्होंने बुद्धि में कहा कि दो कारक होते हैं। कौन कौन से भाई? ये बुद्धि है। ठीक, ये बुद्धि का चित्र है, समझ लीजिए। ठीक, इन्होंने कहा कि बुद्धि दो कारक से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन सा? एक जी कारक और एक यस कारक। ठीक, बुद्धि किन कारकों से? द्विकारक सिद्धांत दिया स्पीयरमैन ने। और दो कारक कौन कौन से हैं जिससे बुद्धि का निर्माण होता है? तो जी कारक और यस कारक। जी कारक मतलब सामान्य कारक, और यस का मतलब स्पेशल कहते हैं ना, विशिष्ट कारण, यानी विशिष्ट कारक। जी कारक और एस कारक दो कारकों से मिलकर बना है। पहला कारक जी कारक और दूसरा क्या है? एस कारक। जी को इसने सामान्य रूप से रखा, यानी जी को इसने कहा कि बुद्धि के बीच में ये केंद्र के रूप में होता है। जी क्या होता है? बुद्धि के में केंद्र के रूप में होता है। और यस जो है विशिष्ट कारक, यानी ये यस यहाँ बुद्धि को चारों ओर से आवरण किए रहते हैं, चारों ओर से ढके रहते हैं। ठीक, अब अलग अलग इसका नंबर दे देता है कि भाई ये तीसरा कारक, चौथा हो सकता है, ये अलग अलग हो सकते हैं, अलग अलग तरीके हो सकते हैं, अलग अलग व्यवहार हो सकता है। अब एक चीज ये जानने की जरूरत है, ये इसने कहा कि जो जी कारक है ये जन्मजात होता है। जन्मजात, ये क्या होता है? जन्मजात होता है, क्योंकि हम जो भी सामान्य कारक लेके पैदा होते हैं, जैसे हमारी व्यवहार चलते हैं, दैनिक दिनचर्या चलती है, वो सामान्य कारकों से चलती है। जैसे रोना, उठना, हंसना, बोलना, चलना, खाना पीना, ये क्या है? हमारे जन्मजात गुण है ना। ये ऐसा नहीं ना कि किसी के अंदर पाए जाते हैं और किसी के अंदर नहीं पाए जाते हैं। तो ये जन्मजात गुण है, हंसना, रोना, चिल्लाना, खाना पीना, चलना, दौड़ना, भागना, ये सारी चीज़ें हमारी जन्मजात कारक हैं। क्योंकि इसीलिए इसको जी कारक माना और कहा कि जो जी कारक होता है वो जन्मजात होता है। प्रश्न यही पूछता है कि जी कारक जन्मजात होता है कि अर्जित होता है। प्रश्न आपसे एग्जाम में यही पूछेगा कि जो जी कारक है वो जन्मजात होता है कि अर्जित होता है। अब जी का दो कारक लोग जान रहे हैं, जी और यस, लेकिन ये चीजें नहीं जान रहे हैं कि जी कारक जन्मजात होता है कि अर्जित, और जो यस कारक होता है वो अर्जित होता है। ये अर्जित का मतलब ये समाज से प्रशिक्षण के द्वारा, व्यवहार किसी को देख के, किसी कार्य को करके, किसी व्यवहार को समझ के ये सीख लिया जाता है, जान लिया जाता है और कार्य किया जाता है। ठीक, तो ये कहा जाता है कि ये विशिष्ट कारक, कोई भी कारक हम पढ़ना लिखना क्या करते हैं? सीखते हैं, तो वो क्या हुआ? अर्जित ही तो करते हैं। हम किसी अन्य लैंग्वेज को जानना, पहचानते हैं, समझते हैं, वो क्या करते हैं? उसको, ज्ञान को हम अर्जित तो ही करते हैं। तो ये विशिष्ट कारक होते हैं। विशिष्ट कारक मतलब ये जितने भी होंगे ये चीज़ें बाहरी आवरण पे आपको दिख रहा होगा, S1 S2, ये सारी की सारी चीज़ें अर्जित की जाती हैं। और ये चीज़ और, द्विकारक जो सिद्धांत है स्पीयरमैन का, वो सन 1904 ईस्वी में आया था। कौन से सन में? 1904 ईस्वी में। अब सोचेंगे कि एक कारक जो सिद्धांत है सन 1905 में आया था और ये द्विकारक जो सिद्धांत है वो तो सन 1904 में ही आ गया था। तो सबसे पहले तो इसको लिखा जाना चाहिए। सबसे पहले लिखा किसको जाना चाहिए? इसको लिखा जाना चाहिए। लेकिन नहीं,
अगर ये कारकों के आधार पर विभाजित होता है, कारकों के आधार पर विभाजित होता है, तो ये द्विकारक यानी दूसरे नंबर पे ही आएगा। ठीक, पहले कारक पे एक कारक आ जाएगा, कारकों के आधार पे ये विभाजित किया जाता है तब। लेकिन अगर एग्जाम में सन के हिसाब से आपको दे दे कि सन के हिसाब से बताइए कि सबसे पहले कारक कौन सा आता है, तब आप कंफ्यूज मत होइएगा, वहीं कंफ्यूज हो जाएंगे। तो कंफ्यूज मत होइएगा, द्विकारक सिद्धांत का ही नाम पहले रखिएगा, तब एक कारक सिद्धांत को दीजिएगा। एक कारक जो बीने वाला सिद्धांत था सन 1905 में आया था ना, और ये सिद्धांत सन 1904 में आया है। अगर सन के हिसाब से अरेंज करने के लिए दे तो ये पहले रखिएगा द्विकारक सिद्धांत, और एक कारक सिद्धांत बाद में। अगर कारक के आधार पर दे तब बीने वाला सिद्धांत पहले रखिएगा और इस सिद्धांत को बाद में रखिएगा। तो ये थे जी कारक और यस कारक। इन्होंने एक सिद्धांत और दिया, त्रिकारक। त्रिकारक सिद्धांत में बस थोड़ा सा अंतर इन्होंने बताया कि भाई सिर्फ दो ही कारकों से तो दुनिया नहीं चलती है, सिर्फ दो ही कारकों से बुद्धि हमारे प्रयोग में नहीं आती है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो इन्होंने कहा जी कारक और एस कारक के बीच में जो जी कारक है, एस कारक को तो उन्होंने रखा है, जी कारक को रखा है। एक मान लीजिए ये जी कारक हो गया और एक ये यस कारक, मतलब दोनों को अलग अलग तरीकों से रख लिया। और जो बीच वाला हिस्सा आपको दिख रहा होगा, ये बीच वाला, क्योंकि जी और यस दोनों के मिलने से एक और कारक की उत्पत्ति होती है जिसको हम कहते हैं समूह कारक, ग्रुप फैक्टर, समूह कारक। अब ये कहता है कि जी और यस के मिलने के बाद बहुत सारे अन्य कारक भी इसका सहयोग करते हैं, जी का भी और एस का भी, जिसको हम नाम देते हैं समूह कारक। और इसी समूह कारक की पूछे कि सबसे ज्यादा आलोचना, समूह कारक की आलोचना किसने किया, समूह कारक की आलोचना किसने किया, तो आप कहेंगे कि भाई जी समूह कारक की आलोचना थार्नडाइक महोदय ने, जो अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा कि जो समूह कारक है, जी कारक है, इस तरह के इन तीन कारकों से मिलके नहीं बना होता है, ये बहुत सारे कारकों से मिलके बना होता है। भाई ये सिर्फ जी और यस और समूह कारक से मिलके नहीं बना होता है, इन दोनों के बीच के मिलने से एक जो समूह का निर्माण होता है उसको समूह कारक, त्रिकारक के अंतर्गत स्पीयरमैन ने कहा, क्योंकि द्विकारक और त्रिकारक का सिद्धांत स्पीयरमैन ने ही दिया है। और जी कारक और एस कारक के मिलने से जो तीसरा तत्व इसकी उत्पत्ति हुई उसको समूह कारक कहा। और इसी समूह कारक की सबसे ज्यादा आलोचना किसने की, प्रश्न पूछे तो आप कहेंगे थार्नडाइक महोदय ने। इसी आलोचना के कारण, समूह कारक के आलोचना के कारण थार्नडाइक ने अपना ही एक सिद्धांत दे दिया। उस सिद्धांत को क्या कहते हैं, जो हमारा चौथा सिद्धांत बना है, इसी सिद्धांत को लेके आलोचना के कारण वो सिद्धांत बुद्धि के सिद्धांत में चौथा सिद्धांत बना। उस सिद्धांत को क्या कहते हैं, एक बार कमेंट के माध्यम से बताइए, जल्दी बताइए। बहुकारक सिद्धांत असत्तात्मक सिद्धांत। इसका एक और नाम है, बहुत फेमस है, जो एग्जाम में जो पूछा जाता है, बालू का सिद्धांत। एग्जाम में यही पूछ दिया था कि बालू का सिद्धांत किसने दिया। बहुत सारे लोग नहीं जानते थे, उन्होंने आंसर गलत कर दिया। लेकिन आज जान लीजिए कि बहुकारक सिद्धांत कहिए, असत्तात्मक सिद्धांत कहिए, बालू का सिद्धांत कहिए, ये तीनों सिद्धांतों को दिया किसने, तो कहेंगे थार्नडाइक महोदय ने इस तीनों सिद्धांतों का, तीन सिद्धांत का मतलब एक ही नाम है, एक ही व्यक्ति है, उसका तीन नाम है। ठीक, उन तीनों नामों को क्या कहा गया भाई,
बहुकारक कहा, जो बहुत फेमस सिद्धांत है, आप लोग अक्सर बहुकारक सिद्धांत का जब भी नाम आता है तो थार्डाइक। लेकिन असत्तात्मक शायद आपके लिए थोड़ा सा नया हो, बालू का सिद्धांत आपके लिए थोड़ा सा नया हो, लेकिन ये सिद्धांत एक ही सिद्धांत है और एक ही व्यक्ति का है। ठीक, इस सिद्धांत में क्या कहा जाता है कि जी नाम का कोई तत्व नहीं होता है, जी कारक नाम का कोई तत्व नहीं होता है। जी कारक नाम का कोई तत्व तो बिल्कुल नहीं होता है, यानी सामान्य कारक का, क्योंकि बुद्धि अनेक तत्वों से मिलकर बनी है। बुद्धि अनेक तत्वों से मिलकर बनी है। बुद्धि कोई एक तत्वों से मिलकर नहीं बनी है, बुद्धि अनेक तत्वों से मिलकर मिली है। इसमें कई होता है, मानसिक कार्य के लिए कई तत्व मिलकर एक साथ कार्य करते हैं। इसमें मानसिक कार्य के लिए कई तत्व, मानसिक कार्य के लिए कहा जाता है कि मानसिक कार्य के लिए कई तत्व मिलकर कार्य करते हैं, मिलकर कार्य करते हैं। भाई एक कार्य कोई नहीं, मानसिक कार्य करना हो तो भी हमको बहुत सारे मानसिक तत्वों को अगर कार्य करना हो तो कई तत्व, छोटे छोटे कहा जाए कि बहुत छोटे छोटे तत्व मिलकर कार्य करेंगे, तब जाके हम किसी समस्या को हल कर सकते हैं, तब जाके हम और ये जितने भी छोटे छोटे तत्व होते हैं ये सभी स्वतंत्र होते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं, इसमें कोई दबाव नहीं था। ये स्वतंत्र तत्व होते हैं, स्वतंत्र तत्व। कभी भी ये नहीं कह सकते हैं कि ये कहीं न कहीं किसी रूप में बंधे हुए हैं, ये अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, जब चाहे जिस तरह से चाहे जैसे कार्य करें। और एक चीज़ थार्डाइक ने कहा कि जब भी मानसिक कार्य होते हैं, तो उनमें उद्दीपक व अनुक्रिया में संबंध बन जाता है, जिसको बॉन्ड थ्योरी के नाम से लोग जानते हैं। बॉन्ड थ्योरी का नाम जान रहे होंगे। तो इसमें क्या होता है, मानसिक कार्य होते हैं जिसमें उद्दीपक व अनुक्रिया का विशेष सहयोग होता है, जिससे वो एक संबंध बन जाता है, जिसको क्या कहते हैं, बॉन्ड थ्योरी कहते हैं। तो ये था, यानी बुद्धि जो है एक तत्वों से मिलकर नहीं बनी है, दो कारक तत्वों से मिलकर नहीं बनी है, तीन कारक तत्वों से मिलकर नहीं बनी है। बुद्धि जो है एज अनेक कारकों से मिलकर बनी है, यानी अनेक कारक हैं। तो ये छोटे छोटे अनेक कारक हैं। ये गणना वाले हो गए, गणना, ये तार्किक वाला, ये छोटी सी एक समझ लीजिए सोच के लिए, ये एक समझ लीजिए चिंतन के लिए। मतलब ये बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट दिखेंगे इसमें। इस तरह का अगर डायग्राम बनाएंगे तो ये सब अपने अपने में एक अलग अलग तरह के तत्व हैं। जो ये छोटे छोटे तत्व लिखे हैं ना, ये छोटे छोटे तत्व किसी न किसी चीज को दर्शा रहे होंगे। जैसे उदाहरण के लिए बताया, ये तत्व गणना के लिए, दूसरा तत्व तार्किक के लिए, तीसरा सोच चिंतन, ये मनन के लिए, व्यवहार के लिए, सामाजिकता के लिए, नैतिकता के लिए, आचरण के लिए, व्यवहार के लिए। ये छोटे छोटे जो तत्व दिखाई दे रहे हैं, ये सारे तत्व जो हैं स्वतंत्र रूप से आपको दिखाई दे रहे हैं, और ये बहुत सारे चीजों से मिलकर बुद्धि का निर्माण होता है। कोई इसमें ये नहीं कह सकता है कि एक कारक, द्विकारक, तीन कारक।
अब प्रश्न आपसे पूछे कि थार्नडाइक का जो बुद्धि बहुकारक का सिद्धांत जो बुद्धि के लिए बना है किसके विरोध में बना था, तो आप कहेंगे स्पीयरमैन के द्विकारक और त्रिकारक सिद्धांत के विरोध में बना था। ठीक, और वो विरोध में उनका सिद्धांत का नाम क्या आया, बहुकारक। यानी कोई बुद्धि के लिए दो कारक एक कारक नहीं जिम्मेदार होते हैं, किसी बुद्धि के निर्माण के लिए बहुत सारे कारक का निर्माण होता है। देखिए छोटे छोटे सब कारक ही हैं, और कारक जो मैं कहूँ कि अनुशासन कहें, नैतिक कहें, आचरण कहें, व्यवहारिक कहें, ये सारे कारक ही हैं छोटे छोटे गोले में जो दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से कहा जाए कि बुद्धि के बहुत सारे कारकों से मिलके बुद्धि का निर्माण होता है, जिसको हम बहुकारक, असत्तात्मक और बालू का सिद्धांत क्यों कहते हैं, इस पे भी मैं थोड़ा सा गौर करना चाहूंगा। अब रेत देखे ना, तो रेत जो होता है ऐसे मुट्ठी में उठाइए तो रेत के बहुत छोटे छोटे कण होते हैं ना, रेत के बहुत छोटे छोटे कण होते हैं। उन्हीं छोटे छोटे कणों को ये कहता है कि वो कारक है। जो रेत के बहुत छोटे छोटे कण होंगे उसी को कहता है वो कारक है। यानी बुद्धि जो है उन रेत के छोटे छोटे कणों के कारकों से मिलकर बनी है, जिससे बुद्धि का निर्माण। यानी हम रेत को गिन नहीं सकते हैं, रेत को गिन नहीं सकते हैं। इतना सारा रेत लेके आइए, गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते हैं। उसी तरह बुद्धि की जो क्षमता होती है, बुद्धि के कार्य करने की क्षमता होती है, इसीलिए इसको बालू का सिद्धांत कहते हैं। क्योंकि बालू का मतलब रेत, और रेत जो होते बहुत छोटे छोटे कण होते हैं। बुद्धि जो कारक हैं, ये जो कारक है समझ लीजिए ये सारे रेत ही हैं, इसीलिए इसको बालू का सिद्धांत कहते हैं। और भी हम इस सिद्धांत को जानेंगे। तो आज हमारे लिए यही सिद्धांत काफ़ी है, कल हम और भी सिद्धांत को जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।